एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड बच्चा, वी आर डिस्कसिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज, कॉम्पोजिशन एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इन डिटेल। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, वो भी आपको करना है। ओके, तो बच्चा सबसे पहले आपके पास टॉपिक आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन आती होगी, उसके बाद आप इजीली निकाल पाओगे एम्पेरिकल फॉर्मूला भी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सेकंड स्टेप। ओके, सो सबसे पहले हम सीखते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो बच्चा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। इसका क्या मतलब होता है? आउट ऑफ 100, कि आपको 100 में से, फॉर एग्जाम्पल यू हैव, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 10 बॉल्स है ब्लैक कलर की, ठीक है, 5 बॉल्स है हमारे पास ब्लू कलर की, एंड 5 बॉल्स है हमारे पास ग्रीन कलर की। ओके, 5 बॉल्स है हमारे पास ग्रीन कलर की। सो नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे हम निकालेंगे यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कि यहाँ पे हमने कॉम्पोजिशन, हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 20 बॉल्स हैं। इन टोटल हमारे पास 20 बॉल्स हैं। तो अभी हमने इस 20 बॉल्स में से देखना है कि हमारे पास कितनी परसेंट बॉल्स ग्रीन है, कितनी परसेंट बॉल्स ब्लू हैं, कितनी परसेंट बॉल्स ब्लैक हैं। हमने ये चीज़ यहाँ पे पता करनी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कितनी परसेंट बॉल इन पूरी बॉल में से, 20 बॉल में से कितनी ग्रीन कलर की हैं। ये क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रीन बॉल्स इन ऑल दी 20 बॉल्स। ओके, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है? एक पूरी चीज़ में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीज़ें कितनी हैं। ओके, अगर आपके स्कूल में हम यहाँ पे देखें 9th क्लास के बच्चे, 10th के, 11th के एंड 12th के। ओके, तो हम 9th क्लास के बच्चे ले लेते हैं। यहाँ पे 150 बच्चे हैं इन टोटल, यहाँ पे 110 बच्चे हैं, यहाँ पे 90 बच्चे हैं, और यहाँ पे 100 बच्चे हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे हमने टोटल कॉम्पोजिशन निकालनी हो कि 12th क्लास के कितने परसेंट बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें? तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। परसेंट कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं? नीचे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका? नीचे हम टोटल देख लेते हैं कि जैसे बॉल्स के केस में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई, दैट इज 20, राइट। ये कितनी है? 20 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 20। एंड इन दिस केस हम देख लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, ये हो गए 200, 260, 360 प्लस 90, ये कितना हो गया? 9, 10, 15, 450। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास? 450 हो गए। तो इन केस ऑफ जब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की परसेंटेज बता रहे हैं कि 9th क्लास के कितने स्टूडेंट है, एक पर्टिकुलर सेक्शन के कितने स्टूडेंट है, उसमें हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम पूरा देख लेंगे। इन केस ऑफ बॉल्स हमने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देख ली। ठीक है, तो पहले बॉल्स के केस में देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ पे ग्रीन बॉल्स का बताओ, तो आप क्या लिखोगे? ऊपर क्या आप लिखोगे? जितनी नंबर ऑफ आपके पास ग्रीन बॉल्स है, और कितनी नंबर ऑफ आपके पास ग्रीन बॉल्स है? यू हैव 5 ग्रीन बॉल्स, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे। और परसेंटेज निकालनी है, तो कभी भी परसेंटेज निकालनी है जिंदगी में कभी भी, तो परसेंटेज का मतलब होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई वाई सो, क्योंकि हम उसको एक जनरलाइज फॉर्म में ले जाते हैं कि हम आउट ऑफ 100 निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा आपके पास 25%। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे, अगर हम नंबर ऑफ बॉल्स की बात करें, तो आपके पास 5 बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, 20 में से 5 ग्रीन बॉल्स हैं। लेकिन अगर इसको आप परसेंटेज में बताओ, तो आपके पास 25% आपके पास क्या है? ग्रीन बॉल्स हैं।
तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो वैसे तो जैसे टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के आप फुल मार्क्स लगाते हो तो आप उस तरीके से निकालते हो और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो ताकि आप 100% में से निकाल सको कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है। तो उसी सेम केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि ग्रीन बॉल्स कितनी है, 25% है। सेम अप्लाइज टू ब्लू बॉल, कितनी होगी, 25% होंगी क्योंकि ये भी 5 ही है। अगर ब्लैक बॉल्स की बात करें वो आपके पास कितनी निकलेगी, ब्लैक बॉल्स 10 हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 20 हैं और यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ से कटा, यह आ गया 5, यह आ गया 50, ठीक है। दिस विल बी 50%। और परसेंटेज जो होती है आप देखोगे सभी की, जैसे इसकी 50% है, इसकी 25% है, इसकी 25% है, तो इसको मिला के ये टोटल 100% बन जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन योर डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ में परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम ऐसे निकालते हैं। तो केमिकल्स या कंपाउंड्स के केस में भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकाली जाती है। अगर हम केमिकल्स की बात करें तो इस केस में परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाली जाएगी, वहां पे मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड, क्योंकि अभी हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड में हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसकी निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस C6H12O6, ठीक है, दिस इज कंपाउंड, ग्लूकोज का कंपाउंड है। इसमें आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है कार्बन की, आपको निकालनी है हाइड्रोजन की, आपको निकालनी है ऑक्सीजन की, ठीक है। आपको यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट की जिसकी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। जैसे टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्या आ जाएगा बच्चा, आपके पास 6 आपके पास कार्बन है जिसका मास है 12, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 12 आपके पास हाइड्रोजन है, मास है 1, 6 आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन जिसका मास है 16। ओके, सो इसका मास कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपके पास मास इसका आ जाएगा 12 प्लस एंड प्लस यहाँ पे 12 6 72 एंड 6 6 36, ओके 6 6 7 96। ओके, सो आपके पास आ जाएगा 72 प्लस 12 9 10 18, ओके 9 10 18, सो दिस इज 180। आपके पास कितना आ गया, 180 इज द मास ऑफ दिस टोटल कंपाउंड, ठीक है। आपके पास टोटल मास आ गया तो नीचे आप क्या लिख दोगे, अगर इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं, टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड इज 180, तो सभी केस में नीचे तो आ जाएगा 180, ठीक है, सभी केसेस में नीचे आ जाएगा 180, वो आप नीचे लिख सकते हो 180। अब बच्चा क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, सेम उसी जैसे हमने बॉल्स का निकाला था। तो वहां पे हमने क्या देखा था, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन, अगर हम ग्रीन बॉल की कॉम्पोजिशन निकाल रहे थे तो ग्रीन बॉल की नंबर हम देख रहे थे। यहाँ पे हम कार्बन की कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे कार्बन का मास कितना है। कार्बन का मास कितना हुआ, एक कार्बन का मास इज 12, बट यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है इस कंपाउंड में। तो हमें ये देखना है इस कंपाउंड में कार्बन का कितना मास है, दैट इज 6 इंटू कितना है ये, 6 इंटू 12। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन का आपने बताना है इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना मास है, दैट इज 12 इंटू 1, एंड ऑक्सीजन का इस कंपाउंड में कितना मास है, दैट इज 6 इंटू 16, ठीक है। तो बच्चा ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, ये आ जाएगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आ जाएगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, इस कंपाउंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना यहाँ पे सिर्फ 12 लिखा हो, यहाँ पे 1 लिखा हो, यहाँ पे 16 लिखा हो, हमने देखना है उस कंपाउंड में कितने नंबर, क्या मास है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट कार्बन का इस कंपाउंड में मास है 6 इंटू 12, दैट इज 72, दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1696 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकल जाएगी। ओके बच्चा,
सो यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी, इसके आ जाएगी अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40% एंड हाइड्रोजन की आ जाएगी कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली 6.6 एंड अप्रॉक्सीमेटली 7% आ जाएगी एंड यहाँ पे आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 53.3%। ठीक है, तो टोटल मिला के ये 100% में आएगी, राइट। सो ये आ गई हमारी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड। ऐसे ही हम सिंपल एक और 2-3 परसेंटेज कॉम्पोजिशन का देख लेते हैं। यहाँ पे है बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन of hydrogen and oxygen in water, very simple, this is from your NCERT। तो NCERT में ना क्या है, बिल्कुल ही हाइड्रोजन का जैसे इस तरीके से मास लिया हुआ है 1.008। ठीक है, तो आई नो इस तरीके के मास याद करना मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से हम हाइड्रोजन का मास लेते हैं 1, ठीक है, ऑक्सीजन का मास लेते हैं 16। ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको याद है, बिल्कुल परफेक्ट है वो भी। ओके, सो नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो ये रहा आपके पास वाटर। ठीक है, वाटर के बीच में आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है हाइड्रोजन की एंड आपको निकालनी है ऑक्सीजन की। तो बच्चा पहली बात तो वाटर का टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसका मोलर मास क्या है, वो आपको निकाल लेना है। तो वाटर का क्या मास होता है, दैट इज 18। ठीक है, कैसे, 2 × 1 + 16 दैट कम्स आउट टू बी 18, राइट। ये आपके पास पूरे कंपाउंड का मास आ गया, राइट। तो यहाँ पे जब आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हो, डिवीजन में आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप लिख देते हो टोटल मास दैट इज 18, तो दोनों जगह पे 18 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसको कर दोगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। नाउ हाइड्रोजन का मास क्या है इस कंपाउंड में, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख के आ जाएंगे, 1 / 18 × 100। नहीं बच्चा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 1 divided by 18 × 100, that is 2 divided by 18 × 100। ठीक है, that is equals to 1 divided by कितना आ जाएगा, 9 × 100। सो यहाँ पे क्या है बेटा, ऑक्सीजन क्या है आपके पास, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है, दैट इज 16। तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। तो बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगी, दैट इज 16 divided by 18 × 100। तो इन दोनों की आपको परसेंटेज निकाल लेनी है, कैलकुलेशन कर लेनी है। तो आपके पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी 11.11% एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज बच्चा आपके पास आ जाएगी 88.88। ओके, अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके बच्चा, सो नाउ नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने निकालनी है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। तो सबसे पहले तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, इथेनॉल इज इथ C2H5OH। ठीक है, ये है आपके पास इथेनॉल का फॉर्मूला। अभी काफ़ी बारी ना बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि यहाँ पे जब H को कैलकुलेट करना है ना, तो 5 की H को, सिली मिस्टेक्स बता रही हूँ जो बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसको ऐसे लिखने के बजाय ना बाद में ऐसे भी लिख देना C2H6O। ठीक है, ये क्या है आपके पास इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ताकि आपको दूर से दिख जाए कि हाँ हाइड्रोजन 6 है, जल्दी जल्दी में कहीं 5 कैलकुलेट ना कर लो। ओके, सो बच्चा ये रहा आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेना है C2H6O एंड इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आपने बताना है व्हाट इज द आंसर, क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सो दिस इज 2 × 12 + 6 × 1 + 16। तो ये क्या आ जाएगा आपका 24 + 6 + 16, तो ये कितना आ जाएगा 34, 40, 46। ओके, कितना आ जाएगा ये 46 आ जाएगा। सो ये क्या आपके पास आ चुका है मॉलिक्यूलर मास। नाउ इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने कैलकुलेट करनी है कार्बन की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। तो ये आपको मेरे साथ साथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे आपने नोटबुक एंड पेन उठा लेना है और साथ साथ में कैलकुलेट करना है। तो बेटा कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन की क्या होगी एंड ऑक्सीजन की क्या होगी। तो इसमें फॉर्मूला में क्या होता है, हम ऊपर क्या लिखेंगे, उस एलिमेंट का कितना मास है इस कंपाउंड में। तो इस कंपाउंड में कार्बन का कितना मास है, 2 कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 है, 2 कार्बन का मास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा एंड इसका टोटल मास क्या है, दैट इज 46 इनटू हमने लगा देना है 100।
दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन इथेनॉल. नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन इथेनॉल क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या है बेटा, आपके पास टोटल मास इज 46 एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज दिस इज परसेंटेज. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन का इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मास क्या है? 6 हाइड्रोजन है आपके पास, तो 6 इंटू मान हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. नेक्स्ट आता है बच्चा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? दिस इज 46 ओके एंड दिस इज 100 और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या मास आएगा? एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मास आ जाएगा आपके पास 16. तो इसकी आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल देनी है. जल्दी से वीडियो पॉज करो और अपनी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो. परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है. ओके सो अभी आपने वीडियो देख ली होगी, वीडियो पॉज करके देख लिया होगा, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ क्या आता है आपके पास. परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन आपके पास आ जाएगी 52.17%. ओके अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगी. एंड देन आपके पास ऑक्सीजन का आ जाएगा ऑक्सीजन का आ जाएगा 34.78%. तो बेटा कैलकुलेट कर लेना इसे, राइट. कैलकुलेशन तो आपको केमिस्ट्री नहीं है, उसमें मैथमेटिक्स है. ओके सो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन का 13.04%. ओके सो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, राइट. तो दिस वाज अबाउट परसेंटेज कॉम्पोजिशन. परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालनी है. इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास मैंने ग्लूकोज की एग्जाम्पल ली थी C6H12O6, राइट. आपको क्या दिखता है ना, यहाँ पे 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है. एक्चुअल में ग्लूकोज के कंपाउंड में ऐसा होता है, लेकिन ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो यहाँ से अगर हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला में शिफ्ट होना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. इसका मतलब आप इन सबकी कटिंग कर दोगे. यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? ठीक है, एक तो 12 है, एक 6 है. सबसे छोटा नंबर क्या है? 6. तो अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाएगा C1H2O1. ठीक है, आपके पास आ जाएगा CH2O. ओके इसका मतलब यहाँ पे क्या फर्दर डिवीजन पॉसिबल है? नहीं ना, यहाँ पे मिनिमम नंबर इज 1. तो 1 से आप जब डिवाइड करोगे आपके पास सेम ही चीज़ निकलती जाएगी. तो यहाँ पे अभी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो क्या निकल के आ गई? ये हमारे पास आ गई है 1:2:1. ये क्या है? हमारे पास एक सिंपल होल नंबर रेशो है. यहाँ पे क्या रेशो थी? यहाँ पे इसकी रेशो वॉज कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन वॉज 6:12:6. ठीक है, ये फर्दर डिवीजन होके सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट होनी थी. ये टोटली सिंपल होल नंबर रेशो है. ठीक है, इसमें फर्दर हम इसको डिवाइड करके और ज़्यादा छोटे होल नंबर्स में नहीं लेके आ सकते. ठीक है, सो दिस इज सिंपल होल नंबर रेशो. ये क्या है? सिंपल होल नंबर रेशो. सिंपल से तो आप समझ गए कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट नंबर है ये 1:2:1. होल नंबर से क्या मतलब है? होल नंबर से ये मतलब है कि दिस शुड नॉट बी इन फ्रैक्शंस. ये फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए. ठीक है, फ्रैक्शंस में कैसे नहीं होना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कर सकती कि यहाँ पे मैं इसको फर्दर 2 से डिवाइड करके लिख दूँ 0.5:1:0.5. ये हो जाएगा गलत. ठीक है, तो हम इसको सिर्फ होल नंबर्स में लेंगे, फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में नहीं आएगी रेशो. दैट विल बी इन किस में होगी? वो सिंपल होल नंबर रेशो में होगी. दैट इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है बच्चा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? और बच्चा देखो एक और चीज़ है, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बन सकते हैं. नाउ अगर आपके पास CHO में आपको बता दूँ CH2O. ठीक है, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला.
तो आप यहाँ से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा, अगर आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो कि दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर सकते? क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि इसमें अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे बन जाएगा C2H4O2, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो बन जाएगा C3H6O2O3, ठीक है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो बन जाएगा C4H8O4, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ और बन जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका ग्लूकोज आएगा, ठीक है। सो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हो सकते हैं, ठीक है, बट एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सिर्फ एक सिंगल एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा कि अगर आपके पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका एक ही एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं निकल सकता। लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता उसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, मुझे और कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी कोई और कंपाउंड बन जाएगा, 3 से करूँगी कोई और कंपाउंड मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा ये कहाँ से आया है, ठीक है। ओके, सो ये रही थी एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात। नाउ इसमें हम पढ़ाई कर लेते हैं। An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms, बहुत ज़्यादा जो atoms present होते हैं उसकी simple whole number ratio in a compound, whereas molecular formula shows the exact number of, वो क्या बताता है, exact number बताता है आपको, ठीक है, exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound. That is the difference between molecular formula and empirical formula. So now this is clear to you. Empirical formula क्या है? Simple whole number ratio में जब हमको convert कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? Empirical formula. ओके, सो बच्चा नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इजी भी है, ईजीएस्ट आपको लगेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के। दिखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या टेबल बना रहा है, इतना ज़्यादा क्या ये गन मचा रहे हैं, लेकिन जब आप 1-2 न्यूमेरिकल्स करोगे, 1-2 की ही बात करियो, 1-2 करोगे आपको ईजी लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों में रिलेशन क्या है। ओके, सो बच्चा यहाँ पे देखो, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड किया किसी नंबर के साथ ताकि मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल आए। 6 के साथ डिवाइड किया तब मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला। इसका मतलब कि मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करूंगी किसी नंबर के साथ तब मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ किसके साथ, यू हैव CH2O, ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, 6 से, तो मेरे पास क्या निकलता है, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, C। आई थिंक आपको ये लाइट की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, दैट इज़ वेरी लाइट कलर। सो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो आपके पास यहाँ पे है CH2O, अभी नजर आ रहा है, राइट। ओके, सो ये रहा बच्चा आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बदलना चाहती हूँ ग्लूकोज के, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास आ जाएगा C6H12O6, ये मेरे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। इसका मतलब मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई किया एक नंबर से जिससे मुझे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, और वो नंबर जो है वेरी करता रहेगा, अकॉर्डिंगली आपको कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट करना है, ठीक है। तो दैट नंबर इज कॉल्ड एन, उस नंबर को हम क्या डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और उसका एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज, फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है आपका एक फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कि एम्पेरिकल मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में क्या रिलेशन है।
तो बच्चा सेम एग्जाम्पल से ही देखते हैं यहाँ पे। ग्लूकोज का मास हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आया था, ग्लूकोज का मास वाज 180, राइट, हमने कैलकुलेट किया था 180। एंड हमारे पास CH2O का मास कितना आएगा, दैट विल बी 12 + 16 + 2, दैट इज 18, 20, 30, इज इट राइट? या तो ये आपके पास आ जाएगा 30। तो बच्चा यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमने यहाँ पे एम्पेरिकल मास एंड मॉलिक्यूलर मास देख लिया, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एम्पेरिकल मास दैट इज फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O। तो यहाँ पे इसका एम्पेरिकल मास क्या है, दैट इज 30, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या है फॉर ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 180। सब मुझे बताओ कि 180 एंड 30 के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है? अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, 6 से, तो मेरे पास क्या बन जाता है, 180 बन जाता है, राइट। इसका क्या मतलब है, मैंने जिस n नंबर से एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई किया था, तो उसी तरीके से मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना था, उसी n नंबर से अगर मैं एम्पेरिकल मास को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल मास मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, तो ये बच्चा आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। वेरी वेरी इजी, ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड फिर से लिख देती हूँ यहीं पे एक ही जगह पे, एम्पेरिकल मास इंटू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये दो फॉर्मूलाज आपको देख लेने हैं। n, यहाँ पे n की बड़ी ही वैल्यू है तो n को पूरी इज्जत देनी है, ठीक है। अगर आपके पास इन्हीं दो फॉर्मूलाज में आपने शफल करना है नेक्स्ट आने वाले न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये दो फॉर्मूला का हम यूज़ देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन दो फॉर्मूला से हम कैसे चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो बच्चा सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर मास इज 90। आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या है, 90। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, मेरे पास 90 है। चलो वहीं पे लिखा हुआ है, क्यों जगह को वेस्ट करना। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CHO2। तो बच्चा आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या आप इससे एम्पेरिकल मास निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, ना। एम्पेरिकल मास क्या होगा, फॉर्मूला गिवन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 + 1 + 2 × 16। ये कितना आ जाएगा, 12 + 1 + 16 × 32। तो ये आपके पास आ जाएगा 30, 40, 44, 45, राइट। सही है, 30, 44, 45, ओके, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एम्पेरिकल मास आ गया। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास आपको क्या गिवन है, 90 गिवन है, राइट। तो मैंने आपको दो फॉर्मूलाज लिखवाए थे, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल मास इंटू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। ओके, इन दो फॉर्मूलाज का अगर हम देखें यूज, यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़, आप इनमें से कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, बिकॉज आपके पास क्या है, यहाँ पे यू हैव एम्पेरिकल फॉर्मूला, बिल्कुल है आपके पास। यू हैव एम्पेरिकल मास, बिल्कुल है आपके पास। मॉलिक्यूलर मास है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आप पहले ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू निकल जाएगी। इस n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो बच्चा यहाँ पे उसी चीज़ को लेके चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, एम्पेरिकल मास इंटू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या गिवन है हमें, 90,
एम्पेरिकल मास क्या हमने निकाला 45 इंटू एन, तो एन आपके पास क्या आ गया 90 डिवाइडेड बाई 45 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास एन किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया, राइट। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चा, आपको इसी एन को ये वाले फॉर्मूला में पुट कर देना है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CHO2 मल्टीप्लाई बाय एन, एन क्या है आपके पास 2 है, सो आपके पास ये क्या आ जाएगा C2H2O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपके पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H2O4, ठीक है। यहाँ पे आप रीचेक करने के लिए इसका मास निकाल के देख सकते हो कि क्या इसका मास 90 ही आ रहा है। तो अगर आप इसको रीचेक करोगे तो कार्बन 2 हैं, 24 प्लस 2 दैट क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे रीचेक कर रही हूँ सिर्फ। देखो रीचेक करने के लिए अगर मैं यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालती हूँ दैट इज 2 इंटू 12 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 16, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है, ओके। ठीक है बच्चा, वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ इन दो फॉर्मूलाज का यूज़ किया है। यहाँ पे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन था, फॉर्मूला गिवन है, वहाँ से मास तो इजीली निकाल ही लोगे। तो आपके पास इन दो फॉर्मूलाज में अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पता है, एम्पेरिकल मास भी पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है। तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, ये तीन चीज़ें पता है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो पहले आप इस n की वैल्यू निकालोगे, इस n की वैल्यू निकालोगे, फिर इस n को यहाँ पे पुट करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बारी क्या करता है ना, वो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास की जगह आपको दे देता है वेपर डेंसिटी। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला दैट इज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये रहा आपका एक फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो आपके पास आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, तो यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, दैट इज 45 इंटू 2 दैट इज 90। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या गिवन है बेटा, दैट इज CHO2। तो एम्पेरिकल मास आपके पास क्या आ जाएगा, सेम उसी तरीके से, सेम ही क्वेश्चन है ये आ जाएगा 32 दैट इज 45। तो ये सेम ही वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन बन गया। अभी ये मॉलिक्यूलर मास आपके पास इतना है, फॉर्मूला इतना। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आया था, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन था और यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है। तो मैंने जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तो ये सेम ही क्वेश्चन बन गया, आंसर भी इसका सेम ही आएगा, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। सो द क्वेश्चन सेज अ कंपाउंड कंटेन्स 32.65 ग्राम ऑफ सल्फर and 65.3 gram of oxygen and 2.04 gram of hydrogen. Find the empirical formula, आपको इसमें से निकालना है, ओके बच्चा। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, इसमें वैसे तो कुछ स्टेप्स गिवन होते हैं, कई बारी क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कई बारी क्या होता है कि यहाँ पे इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इन ग्राम्स आपको यहाँ पे लिख दे 32.65%, 65.3%, 2.04% परसेंटेज में आपको लिख दिया। अभी हो जाएगा, दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या लिख दिया इसमें, ठीक है। तो बच्चा देखो, अगर तो यहाँ पे आपको सिंपली ग्राम्स में लिखा हुआ है तो आपको समझ में आता है कि उस कंपाउंड में गिवन मास इतना है, मोलर मास हमें पता है, हम निकाल लेंगे, ठीक है, मोलर मास एक चीज़ का, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे, ठीक है। आपको दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, जो आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है।
तो बच्चा इन क्वेश्चंस में आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल चुके हैं, काम खत्म हो चुका है, मेन आपका वहीं तक आपको पहुंचना होता है। तो यहाँ पे अगर तो ग्राम्स में गिवन है तो इजीली हो जाएगा कि ठीक है मेरे को सल्फर का गिवन मास प्रोवाइडेड है और मेरे को उसका मोलर मास निकाल देना है, ठीक है, मास ऑफ दैट सैंपल, ठीक है, उस सैंपल में सल्फर का कितना मास है वो प्रोवाइडेड है, मोलर मास निकाल के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, सिंपल है। ऑक्सीजन का सेम मोलर मास के साथ डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, हाइड्रोजन का भी नंबर ऑफ मोल्स के साथ नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे मोलर मास के साथ डिवाइड करके, ठीक है, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? तो बच्चा अगर आपके परसेंटेज में प्रोवाइडेड है, आपको उसको ग्राम में निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज में सपोज यहाँ पे दिया होता 32.65%, परसेंट का क्या मतलब है, आउट ऑफ 100। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि आउट ऑफ 100 आपके पास, आउट ऑफ 100 अगर 100% आपके पास कंपाउंड है तो आपका उसमें आउट ऑफ 100 32.65 ग्राम आपके पास क्या प्रेजेंट है, सल्फर, 65.3 ग्राम आपके पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, एंड 2.04 ग्राम आपके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। ओके, सो अगर आपको परसेंटेज में गिवन है, आपको सिर्फ परसेंटेज की जगह ग्राम लगा देना, आपका काम बन गया, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या है, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा है, राइट। ओके, सो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, चाहे आपको यहाँ पे ग्राम में गिवन हो, चाहे आपको परसेंटेज में गिवन हो। परसेंटेज में गिवन है सीधा ग्राम लगा दो वहाँ पे, अगर आपको ऑलरेडी ग्राम्स में गिवन है फिर तो इतना ज़्यादा सोचने वाली भी कोई बात नहीं है। ओके, सो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी और जगह यहाँ पे बना देते हैं, ये चीज़ आपको समझ तो आ ही गई होगी, ठीक है, कि आपको परसेंटेज से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ बच्चा आपके पास कुछ स्टेप्स आते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो वो स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ क्या आएंगे। आपकी एनसीईआरटी जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे ये स्टेप्स कुछ गिवन है कि आपको सबसे पहले क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स। मैं आपको बता दिया है सीधा मास परसेंटेज को कैसे ग्राम में बदलना है, परसेंटेज की जगह ग्राम लगा दो। ओके, सेकंड आता है कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच। तो नंबर ऑफ मोल्स में आपको कैसे बदलना है, आपको इस मास को मोलर मास के साथ डिवाइड कर देना है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हर एक एलिमेंट के। थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड ईच ऑफ द मोल्स ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। फोर्थ है आपके पास डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय स्मॉलेस्ट नंबर अगेन देम। ओके, ये तो हो गया है आपका। सो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दीज स्टेप्स एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको देखते हैं, ठीक है, कैसे करा है। तो बच्चा देखो आपके पास वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। आपने क्या लिखना है, जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है ना उन सभी को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ये रहा बच्चा आपके पास सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा आपके पास हाइड्रोजन। ओके, सो आपको ये टेबल एक्चुअल में बताऊँ कैसे बनाना है। मैं आपको टेबल, ये रहा आपका टेबल, ठीक है, ये रहा आपका टेबल। सबसे पहले आपने यहाँ पे एलिमेंट लिख लेना है, फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखनी है या आपको जो मास गिवन है वो लिखना है, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन या द प्रोवाइडेड मास जो भी आपको गिवन है, ठीक है, गिवन मास मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, गिवन मास लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, चलेगा सेम वही एनसीईआरटी के स्टेप्स ही हैं, बस ये टेबुलर फॉर्म में है। एलिमेंट कौन से हैं इस कंपाउंड में, 3 एलिमेंट है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। आपने इसको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट का, तो बच्चा सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है, सल्फर एटॉमिक मास इज 32, आपने 32 लिख लिया। ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का होता है 1।
गॉट इट। आपने तीनों का एलिमेंट लिख लिया, एटॉमिक मास लिख लिया। नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको क्या गिवन है या गिवन मास क्या है, दैट इज सल्फर का आपको गिवन है 32.65, ऑक्सीजन का आपको गिवन है 65.3 एंड हाइड्रोजन का आपको गिवन है 2.04। ठीक है, ये चीज आपने लिख ली। नेक्स्ट स्टेप बच्चा क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने पहला स्टेप कर दिया परसेंटेज 2 ग्राम्स तो आपको गिवन ही था, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा आपके पास, इसको इससे डिवाइड कर देना। मतलब यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, बच्चे सोच लेते हैं ये क्या नया आ गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, ये क्या नई चीज आ गई, ये ऐसे कैसे नंबर ऑफ मोल्स बना दिए। मैंने आपको बताया परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो चाहे यहाँ पे उसको आप सीधा मास में भी लिख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब ही यही है कि आउट ऑफ 100 उसके पास इतना ग्राम प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे इसको परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास आपको कर देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 32.65 डिवाइडेड बाय 32, यहाँ पे आ जाएगा 65.3 डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा आपके पास 2.04 डिवाइडेड बाय 1। ओके, ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं आपके पास, पहले एलिमेंट लिख लिया, एटॉमिक मास लिख लिया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख ली, फिर इसको इससे डिवाइड कर देना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स देख लो आपका ये क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.02 आ जाएगा आई थिंक, एंड इसका कितने के इक्वल आ जाएगा, आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखनी है, इसका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.02, इसका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.04 और इसका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 64, राइट। सो इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 4.08 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, आसपास की। तो बच्चा अभी हम क्या करेंगे, अभी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या गिवन था, नेक्स्ट स्टेप था डिवाइड ईच ऑफ मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, 1.02, 4.08 एंड 2.04। तो आपको इन सभी को, सभी वैल्यूज को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास सिंपल रेशो क्या आ जाएगी, सिंपल होल रेशो, होल नंबर रेशो, ये आ जाएगी 1.02 डिवाइडेड बाय 1.02, 4.08 डिवाइडेड बाय, सबसे छोटे नंबर से करना है ना इसको डिवाइड, that will be divided by 1.02 and 2.04 divided by 1.02। तो आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 4 से मल्टीप्लाई होगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 1 2 4, ये आपके पास 4 आ जाएगा और ये आपके पास 2 आ जाएगा। सो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, सल्फर आपके पास कितना है 1, सिंपल होल रेशो में 1 है। ऑक्सीजन कितना है बच्चा आपके पास 4 है, और आपके पास हाइड्रोजन कितना है, दैट इज 2। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या बन चुका है बेटा आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने बच्चा यहाँ पे जैसे आपके एनसीईआरटी के स्टेप्स दिए थे, सेम उसी तरीके से मैंने आपको करवाया है कि आप कोई सभी टीचर जैसे ही आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, आपको सबसे पहले एलिमेंट लिखना है, आपको सबसे पहले एलिमेंट लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है हर एलिमेंट का। देन आपको यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखनी है। ठीक है, यहाँ आपको मास लिख सकते हो इसको सीधा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, जो कैसे आएंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एंड उसके बाद आपने इसकी सिंपल होल नंबर रेशो निकाल लेनी है, होल नंबर रेशो। तो इस टेबल से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन।
अगेन परसेंटेज कॉम्पोजिशन में कंफ्यूज नहीं होना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब 100 में से उतनी चीज आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, तभी उसको हम ग्राम में भी बदल देते हैं। ओके, सो ये आपके पास स्टेप रहे, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स, एंड देन नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, डिवाइड ईच ऑफ द टू ऑब्टेन स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। ओके, तो यही चीज़ हमने सेम यहाँ पे करी है, एलिमेंट्स लिखे, एटॉमिक मास लिखा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखी, ग्राम्स में उसको बदल दिया, यहाँ पे ग्राम लिख दो, ग्राम लिख दो, ग्राम लिख दो, ठीक है, ग्राम में बदल दिया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। स्मॉलेस्ट जो आपके पास नंबर था उससे सभी को डिवाइड करके आपने सिंपल होल नंबर रेशो निकाल ली, और हर एलिमेंट की सिंपल होल नंबर रेशो क्या उसकी दे देती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे देता है, ठीक है। अभी आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। क्या आप, अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला हो, आपको यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल मास पूछा हो तो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। अभी वन स्टेप फर्दर जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास भी निकालेंगे। चलो देखते हैं कैसे निकालना है। अभी जितने मैंने आपको अभी तक कॉन्सेप्ट बताया ना, सभी को हम कंबाइन कर लेंगे। ओके, सो नाउ अ कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। तो बच्चा पहले हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट में हमने सभी कंपाउंड्स का नेम लिख लेना है। चाहे मैं आपको पहले वो टेबल बना के दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपने टेबल में क्या लिखना है, एलिमेंट लिखना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखना है। देन आपने यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, एंड उसके बाद आपने इसकी सिंपल होल नंबर रेशो लिखनी है, सिंपल होल नंबर रेशो। ओके, सो आपके पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। तो बच्चा इसमें बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, दैट इज 1, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, एंड क्लोरीन का क्या है 35.5। ओके, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको यहाँ पे दी हुई है, दैट इज 4.07 फॉर हाइड्रोजन, कार्बन के लिए है 24.27, एंड आपके पास क्लोरीन की है 71.65। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स में दिस डिवाइडेड बाय दिस आपके पास आ जाएगा 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 24.27 डिवाइडेड बाय 12, एंड 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। तो आपने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लिख लेनी है, क्या आएंगी। सो दिस विल बी, अगर हम इसको लिखें, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी देख लेते हैं। दिस इज आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4.07 ही आ जाएगी, एंड इसको 2.0 कुछ आएगी, और यहाँ पे आ जाएगी अगेन 2 पॉइंट समथिंग आएगी। मैंने इसकी बहुत ही सिंपलेस्ट रेशो आपको निकालनी है, तो ये आपको 4.07 की जगह सिर्फ 4.0 ही लिख लो, ठीक है। क्या होता है ना बच्चा, इसमें क्यों अप्रॉक्सीमेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1.008, ठीक है। तो जब आप 4.07 को 1.008 के साथ करोगे तब आपके पास बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल डायरेक्ट जो इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज होगी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट ही चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालनी है। तो बच्चा यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या निकल आएगी आपकी, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, दैट इज 2, तो 2 के साथ सभी को डिवाइड कर दो। 4.0 डिवाइडेड बाय 2.0, 2.0 डिवाइडेड बाय 2.0, दिस इज 2.0 डिवाइडेड बाय 2.0, तो आ जाएगी 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। ओके, ठीक है। इसको आपने फ्रैक्शंस में नहीं निकालने लग जाना कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के इसको फ्रैक्शंस में कर रहे हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज इसकी निकालनी है। तो आपके पास सिंपल होल नंबर रेशो क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन है आपके पास 2, कार्बन है आपके पास 1, और क्लोरीन क्या है आपके पास, दैट इज ऑल्सो 1। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आपके पास क्या बन गया है बेटा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया है, राइट। सो इन्होंने हमें क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज।
तो इन्होंने यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी निकालने को बोले हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालना इजी था, ठीक है, टेबल के थ्रू हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अभी आपके पास देखो क्या कुछ नॉलेज है, यू हैव एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज H2CCl, ठीक है। क्या आप इससे एम्पेरिकल मास भी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास क्या है बच्चा, आपके पास 2 × 1 + 12 + 35.5, तो आपके पास क्या निकल जाएगा ये 35.5 + 14.0 दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 49.5। ये क्या आ जाएगा आपके पास 49.5, दैट इज दी एम्पेरिकल मास। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या गिवन है आपको, मोलर मास। क्या गिवन है आपको, मोलर मास इज गिवन टू यू दैट इज 98.96, ठीक है। ये आपके पास कितना है 98.96 ग्राम्स, ये आपके पास मोलर मास गिवन है। अभी आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपका वही जो मैंने सबसे पहले आपको दो फॉर्मूलाज करवाए थे, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल मास इंटू n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो ये दो फॉर्मूला से आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, आपके पास n की वैल्यू आपको देखनी है, पहले निकालनी है। तो आपके पास एम्पेरिकल मास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो आप क्या इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, राइट। इस फॉर्मूला से आप क्या करोगे, यहाँ पे एम्पेरिकल मास इज 49.5 इंटू n इक्वल्स टू 98.96। तो आपके पास n किसके इक्वल आ जाएगा 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, ओके। सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। तो ये किसके इक्वल हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या आ गई 2। सो नाउ आपको क्या करना है, इस चीज़ को इसमें पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n क्या है आपके पास 2 है, 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज H2CCl। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा H4C2Cl2। ये आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ओके बच्चा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपने इसमें लगा लिया। पहले तो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखो जो हमने ये वाले क्वेश्चन करे थे ना, ये वाले जो क्वेश्चंस करे थे, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था दिस वन, इसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला सीधा गिवन था। अभी जो मैंने परसेंटेज वाले करवाए हैं वहाँ पे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले निकालना पड़ा, बाकी सारा तो सेम ही किया है हमने, ठीक है। बाकी उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला जब आपने निकाल लिया, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है जब आपके पास मॉलिक्यूलर मास गिवन हो, वो तो हमने सेम ही उसी तरीके से किया है। लेकिन अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं गिवन है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, तो आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है बच्चा, ओके। तो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप जो नेक्स्ट होगा आपका होमवर्क होगा वो आपको खुद करना है, ओके। अ कंपाउंड हैज, कहता है एक कंपाउंड है जिसके पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वेपर डेंसिटी आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो आपके पास बेटा यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये तीन है आपके पास। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, पहले तो मुझे ये बताओ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर कुछ भी नहीं लिख रही हूँ टेबल के, ताकि आप मेरे साथ साथ बताओ। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम एटॉमिक मास लिखते हैं। एटॉमिक मास क्या है कार्बन का, दैट इज 12, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। आफ्टर दैट हमने क्या करना था, क्विकली बताओ क्या करना था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ पे लिखनी थी, जिसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू हमें मैटर करती है। तो आपके पास 26.59, 2.22 एंड दिस इज 71.19। तो मेरा तो बच्चों से यही सलाह रहेगी कि आप यहाँ पे परसेंटेज लिखो
और उसके बाद इसमें लिखो ग्राम्स में, जैसे 26.59 ग्राम एंड 2.22 ग्राम, 71.19 ग्राम। ठीक है, मेरी ये सलाह रहेगी ताकि आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पता हो कि क्या चल क्या रहा है, आप सिर्फ क्रैमिंग नहीं कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज हो। ठीक है, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज टू टेबल्स मैंने यहाँ पे सीधा क्या लिख देना है, यहाँ पे ग्राम्स। ओके, मैंने सीधा ही इस परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिख दिया है। नेक्स्ट क्या आता है बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले थे, 26.59 डिवाइडेड बाय 12, 2.22 डिवाइडेड बाय 1 एंड 71.19 डिवाइडेड बाय 16। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 1 से डिवाइड है तो ये आ जाएगा 2.22। ये 12 से डिवाइडेड है तो 12 इंटू 2, ठीक है, 12 इंटू 2 इज 24, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 26 के अराउंड है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.22, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है ताकि ये जो तीनों नंबर्स हो ना ये एक ही टेबल पे जाएं, ताकि हम इसकी सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल सकें। ओके, तो ये 16 है, 16 के टेबल पे आपके पास 71 कहाँ तक जाएगा, 16 के टेबल पे 71 कहाँ तक जाएगा, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 64 तक अगर चला जाए, ठीक है, तो 16 आई थिंक 4.44, ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं तब आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि 16 का अप्रॉक्सीमेटली 4 के टेबल पे 70 के अराउंड जाएगा। ठीक है, ओके, 16 4 64, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 64 और इसके बीच में 6 का डिफरेंस है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो आ सकती है। अगर हम यहाँ पे 4.44 कर दें तो ये ऑलमोस्ट चला गया है 5 के करीब भी। ठीक है, तो ये इस चीज़ को कवर कर लेगा, मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइडेड होगा, उस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, कि इसकी अप्रॉक्सीमेट सबसे नज़दीकी वाला कौन सा है, सबसे नज़दीकी वाला है ये इंटू 4 करके आपके पास 64 आता है। तो आपने 4 तो लिख लिया यहाँ पे, फिर आपको देखना है कि 4 के टेबल पे, ठीक है, 4.44 लिख दूंगा तो ये ईजिली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको सिखा रही हूँ ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा कोई मुश्किल ना आए आपको। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2.22 डिवाइडेड बाय 2.22, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में 2.22 डिवाइडेड बाय 2.22, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4.44 डिवाइडेड बाय 2.22, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगा 2। सो आपके पास क्या आंसर निकल जाएगा, रेशो आपके पास आ जाएगी, कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 2। तो बच्चा क्या ये आपका सबसे पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, जिसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला वाज CHO2, आपको उसमें वेपर डेंसिटी गिवन थी 45। ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, यहाँ पे वेपर डेंसिटी इज 45, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CHO2। ठीक है, वो सेम क्वेश्चन बन गया, उसी सेम तरीके से आपको इसको निकाल लेना है, जिसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, C2H4। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो सारे सेम ही है, यहाँ पे मैं आपको इसको चाहे और डिटेल में करके बता देती। तो आपके पास C1H1O2 है, C1H1O2 है, वेपर डेंसिटी इतनी है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 90। ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो अगर बच्चा आपके पास मॉलिक्यूलर मास ये है, मैं आपको निकाल के बता देती हूँ अगेन, मॉलिक्यूलर मास ये है, एम्पेरिकल मास क्या होगा आपके पास, एम्पेरिकल मास आ जाएगा 12 + 1 + 32, दैट इज 30 40 45। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल मास इंटू n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज 90, एम्पेरिकल मास इज 45 इंटू n। तो आपके पास n क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, और इस 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू 2 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड दिस इज
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CHO2 इंटू 2 इक्वल्स टू मॉलिकुलर फॉर्मूला, एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, C2H2O4. दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, वो सेम चीज हमने निकाल ली. ठीक है बच्चा, ओके. नाउ नेक्स्ट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स. ये आपका होमवर्क है, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आपके पास आयरन की ऑक्साइड है, मतलब आयरन है आपके पास एंड ऑक्सीजन है. आपने एलिमेंट लिख लिया, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनका एटॉमिक मास. तो आयरन का एटॉमिक मास इज 56, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16. उसके बाद बच्चा यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 69.9 ग्राम, और ये क्या है आपके पास 30.01 ग्राम्स. ओके, नाउ आपने क्या करना है, आगे इसको डिवाइड करना है, दैट इज 69.9 डिवाइडेड बाय 56. ये सारा कैलकुलेशन आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या आपके पास आंसर आया. नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, फिर उसको आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलोगे, और आपके पास फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकलता है इस चीज़ का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी. सो गाइज, थैंक यू सो मच. कोई भी क्वेरी हो आपकी इस पर्टिकुलर वीडियो में या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग.